राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। दोस्तों, बात करते हैं नीति आयोग की बैठक की। नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकली ममता बनर्जी। कहा, मैं बोल रही थी, माइक बंद कर दिया। सरकार बोली, झूठे आरोप, झूठे बोलने का पूरा मौका मिला। दिल्ली में शनिवार 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 9वीं बैठक हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। इधर सरकार ने ममता के इन आरोपों को झूठा बताया। वित्त मंत्री निर्मला रमन सीता ने कहा कि ममता झूठ बोल रही है, उनका माइक बंद नहीं किया गया। हर मुख्यमंत्री के बोलने का समय तय था। उन्हें झूठ पर आधारित नैरेटिव गढ़ने की बजाय सच बोलना चाहिए। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए थे, इसमें इंडिया और 2 एनडीए के। नीति आयोग की बैठक में सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक 5 घंटे चली। नीति आयोग के सीईओ BR ब्रह्मसुब्रमण्यन ने बताया कि आज की बैठक में 26 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार सुबह एनकाउंटर में राइफलमैन मोहित राठौर शहीद हो गए, जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हैं। मुठभेड़ माछिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम आतंकियों की घुसपैठ करा रहा था। BTA के साथ SSG कमांडो और पाकिस्तानी सेना के सैनिक आतंकवादी संगठनों के साथ आतंकियों को कश्मीर भेज रहे थे। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में इनकी खबर मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमले के बाद आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका है। सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। यह हमला कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ। 26 जुलाई को PM मोदी ने कारगिल से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था, भारतीय सेना आतंकवाद को कुचल देगी और दुश्मन के मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी के जवाब में ये पाकिस्तान ने कार्रवाई की। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। और भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। यूपी में कावड़ रूट पर एंटी ATC तैनात की गई है। लखनऊ से ATC कमांडो बख्तरबंद गाड़ियों से शनिवार दोपहर मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने कावड़ रूट पर सिक्योरिटी व्यवस्था को जांचा परखा। स्थानीय खुफिया एजेंसियां भी ड्रोन कैमरे से कावड़ रूट की निगरानी कर रही हैं। मुजफ्फरनगर SSP अभिषेक सिंह ने बताया कि हरिद्वार से करीब 5 करोड़ कावड़िए जल उठाते हैं। करीब 2.5 करोड़ कावड़िए मुजफ्फरनगर होकर जाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से कावड़िए शहर के शिव चौक में परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। इस बार कावड़ यात्रा सेंसिटिव है, लिहाजा किसी भी हमले की आशंका के चलते कमांडो तैनात किए गए हैं। इधर भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर मेरठ, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। पूरे कावड़ यात्रा रूट की चेकिंग की जा रही है। इंटेलिजेंस की टीम और सिविल पुलिस ने शिव चौक की सुरक्षा जांच की। इसके बाद दिल्ली देहरादून हाईवे, गंगानगर की पटरी, शामली और बिजनौर को जाने वाले कावड़ मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। इधर बुलंद में शनिवार को DM CP सिंह और SSP श्लोक ने कावड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों अफसरों ने गंगा घाटों का निरीक्षण कर कावड़ियों से बातचीत भी की। तो दोस्तों, ये थी कावड़ यात्रा को लेके एक खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने शनिवार को ऐसी घोषणा की। 26 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आरक्षण देने की घोषणा की थी। और 22 जुलाई को हरियाणा और उत्तराखंड की सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है।
इस तरह अब तक 10 राज्य ऐसी घोषणा कर चुके हैं। इससे पहले 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं विपक्ष ने अग्निवीर योजना बंद करने की मांग की है। सेना में अग्निवीर योजना के जरिए अग्निवीरों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे बंद करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी नेता शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पवार ने कहा, कुछ दिनों पहले गृह मंत्री ने मेरे खिलाफ कुछ बातें कही। उन्हें मैं याद दिला दूं कि आज जो आदमी देश का गृह मंत्री है वह ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार कर दिया था। अमित शाह को 2010 में सोहराबुंदी इन शेख फर्जी इनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया। पवार ने इसी को लेकर शाह पर टिप्पणी की। दरअसल 21 जुलाई को पुणे में अमित शाह भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना सरहद पवार हैं। अगर देश में किसी भी सरकार में किसी राजनेता ने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया तो वह शरद पवार हैं और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इसी को लेके शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें तड़ीपार कहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों हरियाणा के विधानसभा स्पीकर बोले, वोटर लिस्ट में भारी अनियमितताएं हैं। पंचकुला में 40,000 वोट अज्ञात हैं। चुनाव आयोग से मिलेंगी धीमी वोटिंग पर भी सवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधानसभा से भाजपा विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचकुला में वोटर लिस्ट में भारी अनियमितताएं हैं। स्पीकर ने यह भी दावा किया कि अगर मौजूदा लिस्ट के हिसाब से विधानसभा चुनाव होते हैं तो यह निष्पक्ष नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली में मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा गया है। उन्होंने यह दावा अपने द्वारा किए गए एक सर्वे के बाद किया है। उन्होंने कहा कि जब हमने सर्वे किया तो पता चला कि वोटर या तो पते पर मौजूद नहीं है या फिर उनकी मौत हो चुकी है। यह भी पता चला है कि 8 साल पहले मर चुके एक व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट में है, जबकि इस वोटर लिस्ट में लोकसभा चुनाव हुए थे। वोटर लिस्ट में 400 मृतक व्यक्तियों के नाम भी मौजूद हैं, इसलिए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। और ज्ञानचंद गुप्ता ने इसलिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। तो दोस्तों ये थी एक हरियाणा से खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में 6 जिलों के डीसी बदले। सीएम के हुड्डा सरकार के काम गिनाने वाले फतेहाबाद डीसी भी हटाए। 15 आईएएस समेत 17 अधिकारी ट्रांसफर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की मंजूरी के बाद शनिवार को 15 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है। 6 जिलों के डीसी बदल दिए गए हैं। सुनील सारवान को कुरुक्षेत्र, पार्थक गुप्ता को अंबाला, मनदीप कौर को फतेहाबाद, शांतनु शर्मा को सिरसा, अभिषेक मीणा को रेवाड़ी, राहुल नरवाल को चरखी दादरी और हरीश कुमार वरिष्ठ को पलवल का डीसी लगाया गया है। इस लिस्ट में फतेहाबाद डीसी का भी नाम शामिल है। पिछले दिनों फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम के दौरान भाषण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के काम गिनवा दिए थे। पंचकुला के डीसी यश गर्ग को वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा हरियाणा के स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के एमडी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सीनियर आईएएस अफसर डी सुरेश की भी जिम्मेदारी बदली गई है। उन्हें हरियाणा भवन की नई दिल्ली का रेजिडेंट कमिश्नर और हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग का
चीफ सेक्रेटरी लगाया गया है। तो दोस्तों हरियाणा में 6 डीसीओ के तबादले किए गए हैं। 15 आईएएस समेत 17 अधिकारियों के और भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये सब चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार ने किया नायब सैनिक की मंजूरी के बाद। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।